शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। मूलतः अमरावती जिले के अचलपुर तहसील अंतर्गत धामनगांव परिसर के पिंपलखुटा गांव निवासी कैलाश धनसा दहीकर भारतीय सेना में बतौर सैनिक कार्यरत थे और इस समय हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के निकट भारत चीन सीमा पर तैनात थे, जहां पर बीती रात हुए एक हादसे में उनकी कर्तव्य पर तैनात रहने के दौरान मौत हो गई। शहीद जवान कैलाश दहीकर का शव कुल्लू मनाली से चंडीगढ़ और नागपुर होते हुए अमरावती जिला स्थित उनके पैतृक गांव पिंपलखुटा लाने में करीब 3 दिन का समय लग सकता है, जिसके बाद शनिवार या रविवार को उनके पार्थिव पर उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू मनाली के निकट भारतीय सीमा पर इस समय 0 से भी कम तापमान चल रहा है, जहां पर मूलतः अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले भारतीय सेना के जवान कैलाश दहीकर पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य पर तैनात थे। चूँकि इस समय बॉर्डर पोस्ट पर तापमान काफ़ी कम है, ऐसे में यहाँ पर ड्यूटी पूरी होने के बाद जवानों को सोने के लिए गुब्बारे नुमा एक टेंट दिया जाता है, जो चारों ओर से पूरी तरह बंद रहता है और तंबू के भीतर वातावरण को गर्म रखने के लिए स्टोव नुमा हीटर जलाया जाता है। बीती रात अपनी खड़ी ड्यूटी पूरी करने के बाद सैनिक कैलाश दहीकर रात्रि विश्राम के लिए अपने टेंट में चले गए और हीटर जलाकर सो गए। गुरुवार के तड़के शायद उनके पाँव का धक्का उस स्टोव नुमा हीटर को लगा और हीटर अपने स्थान से नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से इस हीटर में जोरदार विस्फोट हुआ और टेंट में आग लग गई। इस घटना में बुरी तरह से जलने और झुलस जाने की वजह से कैलाश दहीकर की मौत हो गई। यह जानकारी तुरंत ही बॉर्डर पोस्ट द्वारा सेना मुख्यालय को दी गई, जहां से अमरावती जिला प्रशासन व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय को सूचित करते हुए यह जानकारी पिंपलखुटा गांव में रहने वाले दहीकर परिवार तक पहुंचाई गई। दिवंगत सैनिक कैलाश दहीकर के शव को वहां से अमरावती लाने में करीब 3 दिन का समय लग सकता है और संभवतः आगामी शनिवार या रविवार को शव को यहाँ लाए जाने के बाद उन पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाएगा। इस खबर की जानकारी मिलते ही मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल तुरंत धामनगांव गढ़ी परिसर में पिंपलखुटा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने शोक विवल दहीकर परिवार को सांत्वना दी। साथ ही कहा कि सभी मेलघाटवासी इस कठिन समय में दहीकर परिवार के दुख में शामिल हैं और दहीकर परिवार को सरकार की ओर से तमाम आवश्यक सहायता व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दरियापुर शहर के बनोसा मार्केट में मुख्य सड़क पर स्थित राजदीप ज्वेलर्स नामक ज्वेलरी शोरूम में गुरुवार की सुबह 11 बजे के आसपास अज्ञात चोरों द्वारा करीब 24 ग्राम मूल्य का 477 ग्राम सोने के आभूषण सहित 40,000 रुपये नगद चुरा लिए गए। दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहसी चोरी की वजह से समूचे शहर में जबरदस्त खलबली व्याप्त है। हालांकि गुरुवार की शाम तक राजदीप ज्वेलर्स के मालिक दीपक प्रांजले द्वारा इस चोरी को लेकर अधिकृत तौर पर पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन बावजूद इसके मामले की जानकारी मिलने पर दरियापुर पुलिस सहित स्थानीय अपराध शाखा का पुलिस पथक घटनास्थल पर पहुंच गया। इस वारदात की जांच शुरू की गई। पता चला है कि दीपक प्रांजले रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह 11 बजे के आसपास अपने दुकान में साफ सफाई कर रहे थे और उन्होंने सोने के आभूषणों से भरी बैग अपने काउंटर के पास रखी थी, जिसमें करीब 477 ग्राम सोना और 40,000 रुपये नगद रकम रखी हुई थी। इस समय अज्ञात व्यक्ति अचानक उनकी दुकान में घुसा और उनकी वह बैग लेकर वहां से फरार हो गया। महज कुछ क्षणों के भीतर घटित यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकान की साफ सफाई करने के बाद दीपक प्रांजले जब अपने काउंटर के पास पहुंचे और उन्हें वहां पर बैग नहीं मिली तो उन्होंने पूरे दुकान में उसकी खोजबीन की। पश्चात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने पर उन्हें पूरा मामला ध्यान में आया और उन्होंने चीख पुकार मचाई। इस समय आसपास के दुकानदार भी वहां पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरा फुटेज में एक अल्पवयीन बच्चा यह बैग ले जाता दिखाई दिया है, जिसकी फिलहाल तक पहचान नहीं हो पाई। वहीं आसपास के दुकानदारों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चोरों की संख्या करीब 3 के आसपास थी, जो एक मोटर बाइक पर बैठकर यहां से फरार हुए हैं। दरियापुर पुलिस के थानेदार प्रथमेश आत्राम ने मंडल न्यूज़ बुलेटिन को बताया कि इस मामले में यद्यपि अब तक आधिकारिक रूप से पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन दुकानदार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राजदीप ज्वेलर्स के संचालक दीपक प्रांजले के पास इस 477 ग्राम सोने की खरीद से संबंधित कोई अधिकृत दस्तावेज भी नहीं पाए गए हैं और पुलिस द्वारा दीपक प्रांजले से चोरी गए सोने के कागजात मांगे गए हैं। समाचार प्रसारित किए जाने तक पुलिस इस मामले की बेहद गहनता के साथ जांच कर रही थी। गत रोज अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहले नगरागमन होने पर कांग्रेस के नवनियुक्त शहराध्यक्ष तथा महानगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत का अमरावती शहर में जंगी स्वागत किया गया, जिसके तहत बबलू शेखावत के अमरावती पहुंचते ही स्थानीय कांग्रेसियों द्वारा राजकमल चौक पर उनकी भावभीनी अगवानी करते हुए करीब 2 घंटे तक ढोल ताशे व आतिशबाजी के बीच जमकर जल्लोष मनाया गया
और बबलू शेखावत को उनकी इस नियुक्ति पर आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गई। पश्चात अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जल्लोषपूर्ण वातावरण के बीच चौबलवाड़ा स्थित शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने अपनी नई जिम्मेदारी को संभाला। आमचा एकच उद्देश आहे, आज माझी नियुक्ती झाली। मी शहरात एकच संदेश देतो की येणारी महानगरपालिका काँग्रेस पूर्ण बहुमताने येणार आहे। 100% काँग्रेस स्वतःच्या ताकदीवर येणारी महानगरपालिका काबीज करणार आहे। कारण मागील 4 वर्षापासून जे बीजेपी सत्तेत आहे त्यांनी या अमरावती शहराला स्मार्ट सिटीचं स्वप्न दाखवलं होतं, पण त्यांनी या शहराला भकास करून ठेवला आहे। म्हणून लोकांची बीजेपीपासून दिशा म्हणजे त्यांचं मन उठलेलं आहे। येणाऱ्या काळात मी पूर्ण शहरात काँग्रेस पक्षाच्या आदरणीय नेता आदरणीय यशोमतीताई ठाकूर, सुलभाताई खोडके, विलासभाऊ इंगोले यांच्या नेतृत्वामध्ये अमरावती शहरात कांग्रेस संगठन मजबूत करूँ। 2 दिन पूर्व अंजनगांव तहसील के धनेगांव निवासी अशोक भुजार नामक किसान ने 2 संतरा व्यापारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी और शिकायत देने हेतु जाने पर पुलिस द्वारा की गई मारपीट से व्यथित होकर आत्महत्या कर ली थी। साथ ही राज्य मंत्री बच्चू कडू के नाम एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। वहीं इस घटना से व्यथित होने के चलते अशोक भुयार के छोटे भाई संजय भुयार की भी हृदयाघात की वजह से मौत हो गई थी। इस बात का पता चलते ही मुंबई में मौजूद राज्य मंत्री तुरंत वहां से अमरावती वापस लौटे और उन्होंने अंजनगांव पहुंचकर भुयार परिवार के निवास पर भेंट दी। यहां पर शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा, इस घटना ने उनकी अंतरात्मा को झंझोड़ दिया है और वे पूरे मामले की सघन जाँच करवाते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलवाएंगे। साथ ही भुयार परिवार को भी आवश्यक सहायता दिलवाई जाएगी। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती जिला व सत्र अदालत सहित प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालतों में चलने वाले मामलों में कोर्ट पैरवीकार के तौर पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए वर्ष 2020 में स्थानीय अदालतों द्वारा विभिन्न मामलों में सुनाए गए फैसलों सहित इस समय कोर्ट में चल रहे मामलों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान जिन मामलों में बेहतरीन युक्तिवाद के चलते आरोपियों को कारावास और जुर्माने की सजा हुई है, उनसे संबंधित पैरवी कर्मचारियों की पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिंह ने प्रशंसा की। साथ ही जिन मामलों में आरोपी निर्दोष बरी हुए हैं, उन मामलों की व्यापक समीक्षा करते हुए आरोपियों के छूट जाने की वजहों पर भी चर्चा की गई। इस समय इस बात को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए कि किसी भी मामले में आरोपी निर्दोष बरी न होने पाए। इसके अलावा पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कोर्ट परिसर में पैरवी अधिकारी के तौर पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वे हमेशा कई लोगों के संपर्क में आते हैं, अतः खुद को कोविड संक्रमण से बचाए रखने हेतु मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लोव्स का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की उपस्थिति में आज पुलिस आयुक्तालय में शहर के सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सराफा व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, जरूरत पड़ने पर सुरक्षाकर्मी तैनात करने और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सूचनाएं दी गई। साथ ही इस समय पुलिस आयुक्त ने सभी सराफा व्यवसायियों से कहा कि वे सोने के आभूषण गिरवी रखने और खरीदते समय दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच पड़ताल करें और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के टास्क फोर्स सदस्य तथा राष्ट्रीय सदस्य तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर विलास सबकाल द्वारा कहा गया कि जब भी हमें शिक्षा क्षेत्र पर कोई बात करनी होती है तो हम तक्षशिला व नालंदा विद्यापीठ की शिक्षा से लेकर ब्रिटिशकालीन शिक्षा और कोठारी आयोग तक ही विचार करते हैं, जबकि मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य में उपलब्ध होने वाले अवसरों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें अंतर विद्या शाखी शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है और नई शिक्षा नीति को खुद शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को मुख्य केंद्र बिंदु में रखते हुए बनाया गया है। ऐसे में नई शिक्षा नीति की वजह से हमारे विद्यार्थियों को वैश्विक अवसर उपलब्ध होंगे। स्थानीय विद्याभारती शैक्षणिक मंडल द्वारा विद्याभारती महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर एक दिवसीय चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य मार्गदर्शक के तौर पर डॉक्टर विलास सबकाल अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। संस्था अध्यक्ष व पूर्व विधायक राव साहब शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित इस चर्चा सत्र में बतौर अतिथि संस्था सचिव डॉक्टर अशोक चौहान भी उपस्थित थे। कल्याण स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज लोक कल्याण विद्यापीठ द्वारा अमरावती जिले के नांदगांवपेट के निकट धामना गांव में बलि राजा का आत्मविश्वास मंदिर बनाया गया है, जहां पर आत्महत्या का विचार करने वाले लोगों की सहायता की जाएगी। साथ ही उनका व्यापक समुपदेशन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में लोक विद्यापीठ के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। इस पत्रकार परिषद में कहा गया कि इन दिनों आत्महत्या किए जाने की खबरें बेहद आम हैं, जिनका अध्ययन करने पर पाया गया है कि आत्महत्या से संबंधित अधिकांश मामले पुरुषों व किसानों से संबंधित होते हैं। अध्ययन के मुताबिक आत्महत्या का विचार करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ही घुटता रहता है और अपनी भावनाएं किसी के समक्ष उजागर नहीं कर पाता। ऐसे में इस तरह के लोगों की सहायता व समुपदेशन करने के लिए एक अनूठी संकल्पना पर काम करना शुरू किया गया है।
शेतकरी हा अतिशय चिंताग्रस्त आहे. तो अनेक संकटाला संघर्षाला तोंड देतो आहे आणि असं करता करता त्याच्या मनात कंटाळल्यानं वातावरणात त्याच्या मनात एक विचार येतो की याच्यापेक्षा आपण हे जीव संपवलेला बरा. हा जो विचार त्याच्या मनात येतो म्हणून या बळीराजाच्या प्रतिमेला एक स्थान मानलं आपण की ज्या माणसाच्या मनामध्ये असा विचार आला त्यांनी या आत्मविश्वास मंदिराकडे यावं. विगत जून माह के दौरान मनपा में उजागर हुए निजी शौचालय घोटाला मामले की जांच करते हुए स्थानीय आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गत रोज मनपा के तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रेमदास राठौड़ को पूछताछ हेतु बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ जारी रहने के दौरान ही राठौड़ का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते उन्हें तुरंत इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में अब अपराध शाखा पुलिस द्वारा राठौड़ को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। कल शुक्रवार 25 दिसंबर को समूचे विश्व में क्रिश्चियन समाज बंधुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में स्थानीय ज्ञान माता हाई स्कूल परिसर स्थित होली क्रॉस चर्च पर आकर्षक रोशनाई की गई है और इस चर्च के भीतर भी शानदार साज सज्जा की गई है। क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर गुरुवार 24 दिसंबर की शाम को यहाँ विशेष तौर पर सामूहिक प्रार्थना होगी और रात 12 बजे क्रिस्त जन्मोत्सव मनाते हुए क्रिसमस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए इस समय सूक्ष्म नियोजन यानी माइक्रो प्लानिंग शुरू है, जिसके तहत 94 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में 15,880 लीटर कोविड वैक्सीन संग्रहित की जा सकती है। इसके पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित निजी चिकित्सकों व उनके मेडिकल स्टाफ ऐसे कुल 18,000 लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग का नियोजन अपने अंतिम चरण में है। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्व प्रशिक्षण दिया जा चुका है और जिले में 100 स्वास्थ्य पथक बनाए गए हैं, जिनमें 6 लोगों का समावेश किया गया है। मनपा क्षेत्र में 13 और ग्रामीण क्षेत्र में 27 पथकों को तैनात किया जाएगा। जिले में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या काफ़ी कम हो गई है, साथ ही गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों की संख्या भी घट गई है। ऐसे में मरीजों हेतु आवश्यक रहने वाले रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन की मांग में करीब 75% की कमी देखी जा रही है। हालांकि इस समय जिला सामान्य अस्पताल व जिला स्वास्थ्य विभाग के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1,700 वायल उपलब्ध है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाइयों का स्टॉक भी भरपूर उपलब्ध है, जिससे करीबन 1 माह की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। आगामी 29 दिसंबर को संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की सीनेट सभा ऑनलाइन पद्धति से होने जा रही है, जिसके चलते नूटा सहित अन्य सदस्यों ने सीनेट सभा को पारंपरिक पद्धति से आयोजित किए जाने की मांग की है और इस संदर्भ में कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि अब संसद व विधानमंडल सहित स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में सभाओं का कार्य नियमन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पारंपरिक पद्धति से हो रहा है, तो मात्र 65 सदस्यों वाली सीनेट की सभा भी ऑफलाइन ढंग से आयोजित की जा सकती है। सीनेट की सभा साल में केवल 2 बार होती है, जिसके जरिए सीनेट सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों के विद्यार्थियों, शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित स्नातकों से संबंधित मसलों व समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है और यह काम ऑनलाइन सभा में कारगर तरीके से नहीं हो सकता, अतः सीनेट की सभा ऑफलाइन तरीके से ही आयोजित की जानी चाहिए। यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की 21 सीटों हेतु हुए चुनाव में सर्वाधिक 9 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 4 और शिवसेना ने 3 सीटों पर चुनाव जीता है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी के हिस्से में 16 सीटें आई हैं, जिसके पश्चात यह तय माना जा रहा है कि आघाड़ी के हिस्से में आई 16 में से सर्वाधिक 9 सीटें रहने वाली कांग्रेस के पास ही अध्यक्ष पद जाएगा, लेकिन राकापा द्वारा भी अभी से अध्यक्ष पद के लिए जबरदस्त फील्डिंग लगाई जा रही है। वहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीटें जीती हैं। जिले में गुरुवार 24 दिसंबर को कोरोना के 50 नए संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 19,192 पर जा पहुंची। गुरुवार को RT-PCR टेस्ट में 33 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 2 अल्पवयीन बच्चों सहित 31 पुरुषों व 17 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 35 और ग्रामीण इलाकों के 15 लोग शामिल हैं। महिलाओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से महिला सेल की स्थापना की गई है, लेकिन इस समय महिला सेल में कार्यरत महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा ही दांव पर लगती नजर आ रही है। बुधवार की दोपहर 2 शिकायतकर्ता महिलाओं और युवक ने महिला सेल में जमकर हंगामा मचाते हुए टेबल पर रखे दस्तावेजों को फाड़कर फेंकने का प्रयास किया। साथ ही महिला पुलिस निरीक्षक और सहयोगी महिला कर्मचारियों को नाखून से कुरते हुए जख्मी भी कर दिया। इसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने इस मामले में दोनों महिलाओं और युवक पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और तीनों को 9 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में बंद घरों में सिनमारी करने वाले 3 शातिर चोरों को आज हिरासत में लिया। इसमें राठीनगर में रहने वाले गौरव कांबे, अनंत विहार परिसर में रहने वाले आकाश रंगारी और भीमनगर में रहने वाले अमित वानखड़े का समावेश है। इन तीनों चोरों के पास से सोने के आभूषण और वाहन सहित करीब 16 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। अकोला जिले के पातुर तहसील में आने वाले चांदनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंपलखुटा खेत परिसर में आज सुबह 2 तेंदुए मृतावस्था में पाए गए। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक बिजली वितरण कंपनी के कैपेसिटर पोल के संपर्क में आने की वजह से
बिजली का करंट लग जाने से इन दोनों तेंदुए की मौत हुई है। दोनों तेंदुओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अकोला भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों चोरों ने बंद घरों को निशाना बनाना शुरू किया है। चांदूर बाजार सहित मंगरूल, परतवाड़ा, धारनी, बेनोड़ा व मोर्शी थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरी और सेंधमारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा चोरियां चांदूर बाजार थाना क्षेत्र में घटित हो रही हैं। मंगरूल तहसील थाना क्षेत्र के मंगरूल निवासी शिकायतकर्ता महिला के घर से 1 लाख रुपए की नकदी, परतवाड़ा के वड़गांव फतेहपुर में एक महिला के पर्स से आभूषणों का बॉक्स, चांदूर बाजार के बेलोरा रोड क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शकूर की किराना दुकान सहित एक अन्य किराना दुकान और चांदूर बाजार में ही एक बंद घर में सेंधमारी करते हुए चांदूर बाजार बस स्टॉप पर गांव जाने के लिए खड़ी महिला की पर्स एवं बेनोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के जामगांव फाटे पर कार के पिछले हिस्से का कांच तोड़कर आभूषण से भरी 4 बैग तथा मोर्शी तहसील के खानापुर में निर्भय ज्वेलर्स की दुकान को अज्ञात चोरों ने द्वारा भरी दोपहर में निशाना बनाते हुए चोरी की गई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।